Welcome back, guys. Okay, so we've done Young's double slit experiment, then we've done interference in thin films, and then we did Newton's ring, and then we did Michelson's interferometer. Now coming to diffraction grating. Diffraction grating is quite similar to Young's double slit experiment, and since मैंने वहाँ पर ज़्यादातर मेहनत कर ली थी, तो अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ एक ही फार्मूला आपने याद रखना है, बस d sin थीटा इक्वल्स m लैम्डा. अच्छा, जिसमें d वही है, d क्या चीज़ है? Distance between the slits, थीटा वही है, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये जिसे रोटेशनल एंगल कहते हैं, रोटेशनल डेविएशन. एम क्या चीज़ है? ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, ठीक है. ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि पोजीशन को ही स्पेसिफाई करता है रिलेटिव टू द सेंट्रल मैक्सिमम. सेंट्रल मैक्सिमम का ऑर्डर 0 होता है, फिर उससे जितना ऊपर जाएंगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन, नीचे आएंगे -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है. एंड देन ये लैम्डा क्या चीज़ है? लैम्डा वेवलेंथ है ऑफ द वेव, ठीक है. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली एक इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स यूज़ होती हैं इंस्टेड ऑफ 2 स्लिट्स ओनली. थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स आर यूज्ड, तो बहुत ज़्यादा क्लियर कट इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आ रहा होता है सामने स्क्रीन पर, ठीक है. यहाँ पर मल्टीपल स्लिट्स नज़र आ रही होती है, तो मल्टीपल डिफ्रैक्शन पैटर्न्स नज़र आएंगे, मल्टीपल डिफ्रैक्शन होगी एंड हर जगह से डिफ्रैक्शन होगी. फिर वो जब यहाँ तक पहुँचेगी तो बहुत सारी वेव्स की इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से बहुत ब्राइट और बहुत डार्क रीजन आपको नज़र आएगा, ठीक है, जहाँ कंस्ट्रक्टिव और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ ये क्या फार्मूला आ गया? d = 1/n. ये एक नया फार्मूला है जो आपने याद रखना है. ये बेसिकली कोई नया फार्मूला नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है. ये आपने ये बता रहा है कि d आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1/n से. n इज़ द नंबर ऑफ लाइन्स पर मीटर ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. आपको अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की पर मीटर मतलब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर जितनी लाइन्स लगी हुई है ना, लाइन्स का मतलब स्लिट्स, ओके, लाइन्स मीन स्लिट्स जो उस पर है. आप नंबर ऑफ स्लिट्स को अगर आप 1 से डिवाइड कर देना तो आपके पास d आ जाएगा, आपके पास उन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा. एंड बेसिकली ये नंबर ऑफ लाइन्स पर मीटर है, ठीक है. मतलब 1 मीटर पर अगर आप यही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का 1 मीटर का एरिया ले लें तो उस पर कितनी स्लिट्स आ जाएंगी, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी, ये वो है, ठीक है. ये वो वाला n है, उसका आप 1/n करेंगे तो आपके पास d आ जाएगा. उस d को आप यहाँ प्लग इन करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके बुक में, ये भी देख लेते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ लाइन्स 10,000 लाइन्स पर सेंटीमीटर इज इल्यूमिनेटेड विथ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर. एट व्हाट एंगल वुड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बी ऑब्जर्व. अच्छा, ये क्वेश्चन शायद थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करने वाला है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं बगैर कैलकुलेटर करने के, ठीक है. अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है तो ठीक है, d sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा लगा लें. लगा दिया. उन्होंने पूछा क्या है? m फर्स्ट और m सेकंड दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि θ1 और θ2 बताएं, राइट, एंगल बताएं, राइट, एंगल बताएं. अब लैम्डा की वैल्यू है आपके पास, नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं आपके पास, उन्होंने नंबर ऑफ़ लाइन्स दिए हुए हैं. अच्छा, लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये नंबर ऑफ़ लाइन्स पर सेंटीमीटर है, ये पर मीटर नहीं है, तो इनको पर सेंटीमीटर से आपको पर मीटर में कन्वर्ट करना होगा. अगर 10,000 लाइन्स प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितनी होंगी? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 ना, 100 सेंटीमीटर्स. 100 सेंटीमीटर्स में कितनी लाइन्स होंगी? रेशो मेथड लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आएगा. ये तो 4 0 इसके हैं, 2 0 ये हो जाएंगे, 10⁻⁶ हो जाएगा ये, ठीक है. ये लाइन्स आ जाएगी, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई. आप d की वैल्यू निकालना चाहेंगे, 1/10⁻⁶ करेंगे, d की वैल्यू भी आ गई 10⁻⁻⁻6 मीटर. अब d की वैल्यू भी आपके पास आ गई, इसको आप इस फार्मूला में प्लग इन करेंगे. अच्छा, d की वैल्यू प्लग इन करने से पहले sin थीटा को आप सब्जेक्ट बना लें. m की वैल्यू पहले वाली को एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट दी हुई है, राइट, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा कितना दिया हुआ है? 589 नैनोमीटर. नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ डिवाइड कर देंगे d की वैल्यू से जो कि 10⁻⁻⁶ है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 × 589 × 10⁻⁻3, राइट. अब इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5. sin थीटा इक्वल्स 0.5. अब इसका अगर आप साइन, अच्छा, साइन कौन सा एंगल का 0.5 होता है? 30-60. अच्छा, वैसे एंगल्स आपको याद ना हो तो आप ये शॉर्टकट लगा लें. एंगल्स कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका है. आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को अज्यूम करें. इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स 2 मीटर्स हैं,
ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की एंगल्स कितने होते हैं 60 60 60, राइट। इसको अगर आप हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1, राइट, हाफ हाफ। अब इस साइन 60 का आप हाफ, आप साइन इस 60 का आप साइन निकालें। साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा बाय द वे ये 60 डिग्री भी हाफ हुआ होगा ना, ये क्या बन गया, ये 30 डिग्री बन गया, ठीक है। साइन 60 का होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये वाली साइड ये तो 1 नहीं होगी, लेकिन अगर आप 30 का साइन निकालें, इस वाली 30 का, तो ये साइन ऑफ 30 आपको निकलेगा, ऑपोजिट ये 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री का साइन होता है 1/2, मतलब हाफ, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ये क्लोज टू द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपकी बुक में उन्होंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है तकरीबन 36.1 डिग्रीज़, क्योंकि उन्होंने ये कैलकुलेशन काफ़ी एग्जैक्ट की हुई है, लेकिन हमारा आंसर काफ़ी उसके करीब आ रहा है, ठीक है। आपके पास जो आंसर ऑप्शंस होंगे उनमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। और वो कोई बहुत ज़्यादा करीब आंसर्स भी नहीं देते, अगर एक 36 दिया हुआ है तो दूसरा कोई 40 होगा या 50 होगा, इस टाइप का आंसर होगा, या 60 होगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो आपका करेक्ट आंसर है वही आपको मिल जाएगा बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है। और मैं हर एमकैट टीचर आपको यही एडवाइस करेगा कि आप 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज़ और 0 डिग्रीज़, इन सब के साइन और कॉस की वैल्यूज़ याद कर लें, ठीक है। इजी है, इतने मुश्किल से याद नहीं होंगे, इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिंस मेरा ये काम नहीं है ये वाला पार्ट, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब वैसे इसी ट्राइंगल से आपको ये वाला ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगे। आप इसी ट्राइंगल से साइन 60 निकालेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा, जो कि 0.866 होता है। साइन 30 निकालेंगे तो 1/2 निकल आएगा। कॉस 60 निकालेंगे तो 1/2 निकल आएगा। कॉस 30 निकालेंगे तो 0.866 निकल आ जाएगा, ठीक है। 45 का 1/√2 हो जाता है। √2 और √3 की वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1.4 1.7, ठीक है। √2 की 1.4 है, √3 की 1.7 है। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। अच्छा ये बात हो गई। तो अब एंगल 30 पर आपको कौन सा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर आपको नज़र आएगा एंगल 30 पर। सेकंड ऑर्डर कहाँ नज़र आएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, सिर्फ ये 1 की जगह 2 लगा लेंगे। कहाँ गया 1, इस 1 की जगह आप 2 लगा लेना है आपने, इस 1 की जगह आपने 2 लगा देना है। अच्छा अगर यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, बाय द वे ये 0.589 है, राइट, 589, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.6 है ये एक्चुअली। 0.6 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.2। 1.2 साइन थीटा इक्वल्स 1.2 कभी नहीं होता। अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना कैलकुलेटर से भी, साइन इनवर्स ऑफ 1.2 करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कैलकुलेटर। क्यों देगा, क्योंकि ये साइन ऑफ एनी एंगल कैन नेवर गो बियॉन्ड 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है, 1 होती है। 1 से ऊपर कोई आंसर होगा तो वो आंसर आपको, वो आंसर ही नहीं करेक्ट नहीं होगा, वो रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। मतलब एरर दे देगा आपको, अगर मैथ एरर दे देगा बेसिकली। अच्छा तो अब इस केस में अगर आपके पास एंगल नहीं निकल आ रहा तो इसका मतलब ये है कि नो सेकंड ऑर्डर एग्जिस्ट, नो सेकंड ऑर्डर एग्जिस्ट्स, ओनली फर्स्ट ऑर्डर इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर एंगल आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा, और आप इस एग्जांपल की वर्किंग को भी आप देख लीजिए, उन्होंने कैलकुलेटर के साथ की हुई है, तो आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और होपफुली यहाँ पर सारे डाउट्स तो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।